हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 8 के साथ में। भैया 10 दिनों के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया सेकंड सेमेस्टर को और फोर्थ सेमेस्टर की भी। इसके बाद केवल 2 वीडियोस और देंगे और भाई ये पर्याप्त होंगी आपके लिए कि आप 75 में 75 ऑब्जेक्टिव करके आओ भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से लगभग 40 के करीब ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करने वाले हैं। पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फ्री प्लेलिस्ट दे दी है, 10 दिन की प्लेलिस्ट को देख डालो, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, बल्कि जो 9वीं और 10वीं वीडियो होगी उसमें कोशिश करेंगे कुछ आपको एनएमआर सिग्नल, पीएमआर सिग्नल, ये सारे सिग्नल्स भी पेपर में आ जाते हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं उन्हें भी हम थोड़ा सा बता सकें भाई, ठीक। फिलहाल रोटेशनल कांस्टेंट जो V होता है, इसे ध्यान से समझो भैया, B के टर्म में काफी सारी चीजें भी आगे आएंगी। रोटेशनल कांस्टेंट जो B होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू होती है h/8 पाई स्क्वायर IC, h/8 पाई स्क्वायर IC भाई, ठीक है। द सिलेक्शन रूल फॉर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो भैया डेल्टा J की वैल्यू होती है वो 0 होगी या फिर ±1 होगी। कपलिंग वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, तो डेल्टा J होगी या फिर 0 ±1 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल नॉट शो IR स्पेक्ट्रम, निम्न में से कौन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाता भाई, तो हाइड्रोजन जो है H2 मॉलिक्यूल IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखाता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे किसी ना किसी पेपर से उठाए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो कितनी होती है, तो हाफ, इसे भैया H बार भी पढ़ते हैं, कुछ लोग H कट भी पढ़ते हैं, तो हाफ H बार और ओमेगा साथ में भाई, ठीक। द CH वाइब्रेशन, अगर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, CH वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल्कीन के लिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन का मतलब जो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और जो यहां पे हाइड्रोजन लगे हुए होंगे भाई, ये वाला जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ये कितनी होगी CH बॉन्ड के लिए, तो 3050 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड्स, यानी जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी सहायता से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम ही होता है स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर, इसके बारे में पता लगाना, चाहे वो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो। तो ये क्या बताएगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, नाभिक के बीच की दूरी कितनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण कितना है, और डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल यानी OH, एल्डिहाइड यानी CHO, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये बताएगी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सेपरेशन बिटवीन ईच रोटेशनल लाइन इन केस ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनके बीच का गैप कितना होता है, तो भाई 2B होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि B क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनके बीच का जो गैप होता है वो 2B होता है भाई, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बहुत आते हैं, एक्स रेज आती हैं, रेडियो तरंगे आती हैं, अवरक्त तरंगे आती हैं, परावैग्नी तरंगे आती हैं। इनमें सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है, तो रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स की होती है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो रिड्यूस्ड मास पे यानी म्यू पे डिपेंड करेगी, डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगी, फोर्स कांस्टेंट यानी K से लिख लो या X से लिख लो पर डिपेंड करेगी। द प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस इज स्टडीड, यानी जो प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस है, रेजोनेंस मतलब अनुनाद, कितनी तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस को हम लोग पढ़ते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में, काहे में, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में पढ़ते हैं। विच वन विल शो, कौन दिखाएगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कौन दिखाता है, जितने भी कार्बोनिल्स कार्बोनिल्स में कौन आता है भैया, कार्बोनिल्स में कीटोन आते हैं और एल्डिहाइड आते हैं भाई, ठीक है। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन सारे कार्बोनिल्स शो करते हैं। रमन इफेक्ट क्या है, तो रमन इफेक्ट में भैया स्कैटरिंग होती है, मोटी मोटी बात करें तो इन इलास्टिक, चाहे स्कैटरिंग हो या इलास्टिक स्कैटरिंग हो, ऑफ लाइट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का अवशोषण होता है और स्कैटरिंग मतलब बिखरना, लाइट जो है वो बिखरती है भाई, ठीक है। इन रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन इज कॉल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो मिडिल लाइन होती है उसे रेले लाइन कहा जाता है। इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी द 2 लिक्विड्स मस्ट बी, जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी उसमें 2 लिक्विड जो लिए जाएंगे वो आपस में इमिसिबल होने चाहिए। इमिसिबल का मतलब होता है आपस में घुलने नहीं चाहिए, आपस में विलय नहीं होने चाहिए।
इन एन IR स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो भैया कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है? तो IR स्पेक्ट्रम में एल्कोहल यानी जो OH ग्रुप होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है भाई, ठीक है। एल्कोहल यानी OH ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। द वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन बाय, अभी हमने आपको बताया रोटेशनल कांस्टेंट को V से लिखते हैं, और जो अलग अलग एनर्जी लेवल है, गैप कितने का होता है अभी हमने आपको बताया 2B का गैप होता है। अलग अलग लेवल को कैसे लिखते हैं? तो 2B से 6B से 12B से इस तरीके से मेरे भाई गैप्स को लिखते हैं जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी लेवल्स होते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है H कैप साई बराबर E साई होता है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के टर्म में है, H कैप साई बराबर E साई। द ऑर्बिटल विद, ध्यान से समझो, अगर n की वैल्यू कह रहा है 3 है और l की वैल्यू 2 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? बहुत सरल है, इस तरीके से लिखा करो भाई, n की वैल्यू कितनी है? 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो जो भैया n की वैल्यू है उसे तो ऐसे ही लिख लो, और l की वैल्यू के लिए 0 1 2 3 S P D F D, भैया l की वैल्यू 2 का मतलब क्या आएगा? D, यानी कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? 3D ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये हो गया। रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू m1 m2 बटे में m1 प्लस m2, इसे समानीत द्रव्यमान कहते हैं। टू बॉडीज की प्रॉब्लम को इकट्ठा करके एक में मास निकालना रिड्यूस्ड मास कहलाता है। म्यू बराबर m1 m2 अपान में m1 प्लस m2। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को हम लोग लिक्विड एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। द मॉलिक्यूल्स विच इज IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव। IR मतलब एक्टिव नहीं है लेकिन रमन एक्टिव है। कौन कौन से? H2 है, N2 है, O2 है, जितने भी हैं सारे रमन एक्टिव होते हैं। रमन लाइंस ऑन लोअर फ्रीक्वेंसी साइड आर कॉल्ड, यानी जो रमन लाइंस होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उन्हें स्टोक्स लाइंस हम लोग कहते हैं। उसके अलावा बामर सीरीज जो है भैया कौन से रीजन में होती है? तो सभी को पता है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इसमें से जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में होती है, जो हमें दिखाई देती है, तो इसके लिए विजिबल रीजन आंसर हो जाएगा। हु इज फाउंड आउट अबाउट डुअल नेचर? डुअल नेचर के बारे में किसने बताया? डी ब्रॉगली ने बताया, पहले भी बता चुके हैं, लैम्डा बराबर H/mb। विच ऑफ द हार्मफुल रेडिएशन इज स्टॉप्ड बाई ओजोन लेयर? ओजोन परत के द्वारा कौन सी खतरनाक जो रेडिएशंस होती हैं उन्हें रोका जाता है? भैया कक्षा 1-2 में पढ़ाया जाता है। यूवी रेडिएशंस होती है, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट वाली, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर वर्क्स ऑन, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर होता है किस पे काम करता है? तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ पे मेरे भाई काम करता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो भैया ई इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिकल वाली जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी, वाइब्रेशनल उससे कम होगी, रोटेशनल उससे कम होगी, और ट्रांजिशनल सबसे कम होगी एनर्जी, ठीक। एल की वैल्यू 3 है तो एम की वैल्यू कितनी होगी? फार्मूला पता होना चाहिए भैया। एम बराबर होता है 12+1, एम बराबर 12+1। यहां मान रखेंगे 2 गुणे 3 प्लस का 1, 3 दूनी 6 और कितना आएगा? 7, यानी भैया 7 वैल्यू हो जाएगी काहे की? m की वैल्यू l बराबर 3 के लिए। विच ग्रुप इज क्रोमोफोर? तो सभी को पता है n डबल बॉन्ड n, ये जो एजो ग्रुप होता है ये एक क्रोमोफोर होता है भाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ RF की वैल्यू कितनी होती है? तो भैया RF की वैल्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जिसमें घोला गया है, और जिसे घोला गया उसे सल्यूट कहते हैं या फिर कंपोनेंट कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को RF कहते हैं। RF का कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि कंपोनेंट भी डिस्टेंस है, सॉल्वेंट भी डिस्टेंस है, मीटर से मीटर कैंसिल, इसका कोई भी यूनिट नहीं होती है। बैच एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज हाई, जब दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बहुत ज्यादा होता है, अनुपात ज्यादा आता है, तो बैच एक्सट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक पैटर्न ऑन पेपर इज कॉल्ड, जो क्रोमेटोग्राफी में पैटर्न्स बनते हैं उन्हें पेपर के ऊपर जो दिखाई देते हैं उन्हें क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी? गैस क्रोमेटोग्राफी में कौन सी गैस को एज अ कैरियर का मतलब ले जाने वाला इस्तेमाल करते हैं? तो हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। हु डिस्कवर्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज करी जे.जे. टॉमसन ने भाई, ठीक है। ये आज अपना डे 8 है भाई,
और डे 8 का मतलब लगभग आपके पास 350 के करीब विकल्प पहुंच गए हैं। 100 विकल्प हम आपको और देंगे 2 वीडियोस के अंदर, लगभग 100 भाई, ठीक है। वो 100 कौन से होंगे? वो पूरी कॉपी के, पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो डे 9 और डे 10, कल संडे जरूर है लेकिन कल आपको डे 9 मिल जाएगा और परसों हर हालत में डे 10 मिल जाएगा, यानी परसों अपनी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। परसों तारीख कितनी है? 21 तारीख है, यानी अगर आपके पेपर 24 से हैं, 25 से हैं, तो फिर आप बहुत आराम से जाके पढ़ के पेपर दे सकते हो। सर जी मेरे पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, तो कल संडे को ही हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम एक बार फिर से पुरानी सारी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, सारे मेरे भाई वन शॉट बने हुए हैं, पूरी कॉपी के इंपॉर्टेंट बता देंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, डिस्क्रिप्टिव भी देख लेना। 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री का ड्रामा कल खत्म कर देंगे भाई, ठीक। 2nd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव खत्म हो गई है, डिस्क्रिप्टिव का भी ड्रामा 2-4 दिनों में खत्म कर देंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भैया। जिन लोगों के पेपर मई में हैं, यानी जो लोग MJPRU वगैरह से हैं, सारा कंटेंट बहुत आराम से हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपका पेपर कल है, परसों है, तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है शुरू से लेकर आखिरी तक देख डालो, अच्छा पेपर आपका हो जाएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।